नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल्स चुन के लाया हूँ मैं आप सबके लिए, जो बिजनेस एंड फाइनेंशियल आर्टिकल्स हैं एंड आप सबकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, अग्निकुल रॉकेट्स इनटू हिस्ट्री बुक्स विद अग्निबाण लिफ्ट ऑफ। अब ये बात हो रही है रॉकेट्स की। इंडिया ने हिस्ट्री बनाया है स्पेस सेक्टर में। थर्सडे को, गुरुवार को क्या हुआ है, सबसे पहला लॉन्च हुआ है एक प्राइवेट लॉन्च पैड से, हमारी कंट्री के दूसरे प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट से। प्राइवेट लॉन्च पैड और प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट का मतलब, सबसे पहले अगर आप देखें किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही होती हैं जो स्पेस सेक्टर में लीड करती हैं। जैसे इंडिया में आईएसआरओ है, कंप्लीटली गवर्नमेंट है। यूएस में नासा है, वैसे ही रशिया में कॉस्मोस है। बहुत सारे अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज है, सारी गवर्नमेंट ही उन्हें मैनेज करती है, गवर्नमेंट से ही उनका फंड आता है। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर स्पेस में भी काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा है। इंडिया में गुरुवार को एक प्राइवेट लॉन्च पैड से ही हमने एक प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट, प्राइवेट कंपनी ने इस रॉकेट को बनाया, प्राइवेट लॉन्च पैड था, यहाँ से हमने लॉन्च किया है एक रॉकेट। एंड यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन यूज़ किया है गैस और लिक्विड फ्यूल का। तो चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है एक सिंगल स्टेज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर रॉकेट अग्निबाण। तो अग्निबाण सॉर्टेड सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर 7:15 श्रीहरिकोटा से उन्होंने लॉन्च किया। ये दुनिया का सबसे पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन यूज़ करता है। ये इसका जो इंजन है वो 3D प्रिंटेड है और डिज़ाइन है, बिल्ड है इंडिजिनसली। इंडिया में ही ये डिज़ाइन भी किया गया और इसे बनाया भी गया पूरी तरीके से इंडिया में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने जो टेस्ट फ्लाइट थी उसे कॉल ऑफ कर दिया था जब फर्स्ट रॉकेट ट्यूसडे को लॉन्च से कुछ सेकंड पहले ही किसी प्रॉब्लम की वजह से। एंड ये चौथा कैंसिलेशन था पिछले 3 महीनों में, लेकिन गुरुवार को इन्होंने सक्सेसफुली इसे लॉन्च कर दिया है। एंड अगर आप अग्निबाण को देखें तो एक यूनिक डिस्टिंक्शन भी है, क्योंकि ये लॉन्च हुआ है इंडिया के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड से जिसका नाम है धनुष, जिसे इस्टेब्लिश किया है अग्निकुल ने। तो स्टार्टअप ऑर्बिटल मिशन फ्लाई करना चाह रहा है 2024-25 के एंड तक, एंड कस्टमर्स के साथ अभी ऑलरेडी इसने काम करना शुरू कर दिया। सो इंडिया में एक नया सेक्टर उभर के आ रहा है यहाँ पर, यह है स्पेस सेक्टर। एंड यही सेक्टर अगर आप देखें तो डिफेंस में भी काफ़ी मदद करता है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, डिफेंस और स्पेस सेक्टर काफ़ी अलाइंड है, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंटरचेंजेबली यूज़ होती है इनकी भी। सो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया कि यहाँ पर जहाँ बहुत ये इसलिए मुश्किल भी है ना, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती है, और इंडिया बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट्स में इतना कुछ अचीव कर ले रहा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी यहाँ पे तो वी कांट इवन इमेजिन कि हम क्या नए ब्रेक थ्रूज कर पाएंगे। आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। यूएस और यूके इस वक्त फोकस में है एज फार्मा फर्म्स आई 31 बिलियन एक्सपोर्ट्स इन FY25 फाइनेंशियल ईयर 2025। फाइनेंशियल 2025 का मतलब होता है 2024 का साल, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के साल को फाइनेंशियल ईयर 2025 कहा जाता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फार्मा फर्म्स की। फार्मा फर्म्स कौन सी है? वो कंपनियाँ जो दवाई बनाती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो दवाइयाँ बनाती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस बार अपॉर्चुनिटी देख रही है करीब $31 बिलियन के एक्सपोर्ट का। बहुत ही बड़ा अमाउंट है ये। $1 बिलियन होता है करीब करीब 8,500 करोड़। ठीक है, तो 2.5 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें दिख रही है। और ये एक्सपोर्ट का होगा यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 2 टॉप टारगेट्स हैं हमारी इंडियन कंपनीज के। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ऑलरेडी $27.9 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं पिछले साल ही। ठीक है, 2023-24 की अगर बात की जाए तो $27.9 बिलियन के एक्सपोर्ट्स थे ऑलरेडी, बट इस बार टारगेट है $31 बिलियन का। तो उदय भास्कर जो डायरेक्टर जनरल हैं फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल के, उन्होंने कहा कि ग्रुप टारगेट करता है $1 बिलियन एक्सपोर्ट्स यूके में, जहां पे अफोर्डेबल जेनरिक्स के डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये यूके में थे पिछले महीने मीटिंग के लिए, और ये बेल्जियम, नेदरलैंड्स, इन जगहों पर भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो यूके की पब्लिकली फंडेड नेशनल हेल्थ सर्विस इस वक्त
ऑनर नहीं कर पा रही है प्रिस्क्रिप्शंस को, क्योंकि वहाँ पे ड्रग शॉर्टेज चल रही है इस वक्त। यस, अगर आप यूके में देखें तो सारे प्रिस्क्रिप्शंस ऑनर नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू ड्रग शॉर्टेज एंड हेल्थ केयर कॉस्ट वो कम करना चाहते हैं। यूएस का हेल्थ केयर कॉस्ट आपको पता है कि किस तरीके का है, वहाँ कितने लोग दिवालिया हो जाते हैं हर साल और होमलेस भी हो जाते हैं हेल्थ केयर इश्यूज़ की वजह से। इंडिया में जो ऑपरेशन आप शायद कहीं 10,000 में करा सकते हैं, वहाँ पे वही चीज़ 50 लाख में होती है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन यूके एंड यूएस। यूके एक प्रॉमिसिंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है FY 2025 में अकॉर्डिंग टू फार्मेक्सिल। एंड यहाँ पे अगर इंडिया के ड्रग एक्सपोर्ट्स को भी आप देखो ना, तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखा है, 21% से ग्रो किया है जो भी ड्रग्स हम यूके में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूएस कंप्राइज करता है 31% हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का। हम जो भी 100 एक्सपोर्ट करते हैं तो 31 उसमें से जाता है यूएस में, और मार्केट ग्रो भी कर रहा है। ऐसा नहीं है, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो यूएस में गए हैं इंडियन दवाइयाँ, उसमें 15.5% की इंक्रीमेंट हमें देखने को मिली है। ठीक है, और यहाँ पे अगर यूएस एक ड्राइविंग फोर्स रहा इंडियन ड्रग मेकर्स के लिए, तो ये ज़्यादातर डिमांड होगी अफोर्डेबल जेनरिक्स के लिए, जो भी जेनरिक मेडिसिन है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। बट येस, देयर इज़ अ कैच, इतना आसान नहीं है यहाँ पे एंटर करना, क्योंकि वहाँ के लिए जो क्वालिटी चेक्स और क्वालिटी कंट्रोल है उसे इम्प्लीमेंट करना इज़ नॉट वेरी ईजी। उसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए। नॉट दैट कि हमारी कंपनीज वो नहीं कर पाएंगी, हमारी कंपनीज ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे अपनी दवाइयाँ बेच रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, सो वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। बट येस, इसे मेंटेन करना इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग अलॉन्ग विद मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो यूएस इंडिया मेडिसिन पार्टनरशिप की यहाँ पे बात हो रही है। अमेरिकन लोगों ने 6.7 बिलियन प्रिस्क्रिप्शंस फिल किया है 2022 में, 3.6% का इंक्रीमेंट है। और यह इसे कहा एक यूएस इंडिया मेडिसिन पार्टनरशिप कहा जा रहा है, जहाँ पे इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम में, क्योंकि यूएस में दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप देखें तो इंडियन अगर कंपनीज वहाँ पे जाती हैं और सप्लाई को बढ़ाती हैं, तो कोई भी इशू ऐसा नहीं होने वाला कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। अगर नीचे आ भी गया तभी हमारी कंपनीज वहाँ काफ़ी प्रॉफिट में ही रहने वाली हैं। तो कंपटीशन के बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी पे, हमारी इंडियन फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। अब पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो क्रोनिक डिजीज़ की जो कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज़, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर, इसमें एनुअल ग्रोथ रेट है 3.4% का। और मेडिसिन जो इंडियन कंपनीज ने बनाई है, उनकी वजह से यूएस के लोगों की पैसों की अच्छी खासी बचत हुई है। करीब 219 बिलियन डॉलर्स की सेविंग हुई है इंडियन कंपनीज की वजह से यूएस में, जो कि बहुत बड़ी बात है। 219 बिलियन डॉलर मतलब आप समझिए ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जीडीपी पूरी, इतना उनका पैसा बच चुका है, क्योंकि इंडियन कंपनीज इतनी सस्ते दाम पे उन्हें दवाइयाँ देती है। एंड ये दवाइयाँ बहुत हाई क्वालिटी ही होती हैं, ये दवाइयाँ भी, क्योंकि यूएस से ही लोग इंस्पेक्शन के लिए आते हैं इंडिया में, जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आते हैं कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स पर, कुछ छोटे हेडलाइंस हम डिस्कस करेंगे। शी प्लेजेस $69 million फॉर गाजा एड टॉक्स ट्रेड एट समिट। सो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने रीट्रेड किया कॉल्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि हम और ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड देने को तैयार हैं गाज़ा के लोगों के लिए। और ये इन्होंने कहा है एक समिट में विद लीडर्स ऑफ अरब स्टेट्स थर्सडे इन बीजिंग। तो लास्ट अक्टूबर से अगर आप देखें, पैलेस्टीनियन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे लोगों की सफरिंग भी काफ़ी बढ़ रही है। तो शी ने ये कहा एक स्पीच में, जहाँ पे चाइना अरब स्टेट्स कोऑपरेशन फोरम था, ये चाइना और अरब स्टेट्स के बीच में, तो उन्होंने कहा कि वॉर इंडेफिनेटली नहीं चलना चाहिए। और इन्होंने कहा कि चाइना बैक करता है 2 स्टेट सोल्यूशन, और $69 million का इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड भी अनाउंस किया गाज़ा के लिए, और कहा कि $3 million ही यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी को देंगे, जो असिस्टेंस और रिलीफ देती है इजराइल हमास वॉर के रिफ्यूजीज़ को। हांगकांग ने 14 लोगों को गिल्टी माना है बिगेस्ट सिक्योरिटी लॉ केस में। हांगकांग कोर्ट ने करीब 14 अपोजिशन फिगर्स को गिल्टी किया है लैंडमार्क नेशनल सिक्योरिटी केस में, और एक्विट किया है 2 लोगों को। तो हांगकांग अगर आप देखें तो यहाँ पे इस वक्त
पूरी तरीके से अब चाइना ही एक तरीके से रूल कर रही है। अगर आप सारे लॉज को देखिए जो अमेंडमेंट्स आई हैं, आप वहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों पे एंटी नेशनल के केसेस लग जा रहे हैं, जो लोग फ्री स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट वेरी ईजी फॉर अपोजिशन राइट नाउ इन हांगकॉन्ग। तो बीजिंग ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज इम्पोज कर दिए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी सारे आप देखेंगे कोर्ट के केसेस आ रहे हैं जहाँ पे ट्रीजन के चार्जेस लग रहे हैं, सबवर्जन के चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है। जितने भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं या फिर स्पेशली जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं। WeWork clear to exit bankruptcy/debt। बहुत फेमस कंपनी है WeWork, आप जानते हैं। तो यूएस के बैंक्रप्सी जज ने थर्सडे को अप्रूव किया WeWork का चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्लान, जहां पे शेयर्ड ऑफिस स्पेस प्रोवाइडर को एलिमिनेट करना है $4 बिलियन का उधार। तो WeWork क्या करता था, ये एक शेयर्ड ऑफिस स्पेस कंपनी थी। जैसे एक इन्होंने स्पेस खुद अपना लीज कर लिया, एक बिल्डिंग लेट से, और वो उसमें आप जाके एक पर्टिकुलर स्पेस आप एज अ ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। बगल में ही आपके कोई दूसरा ऑफिस होगा और इस तरीके से मल्टीपल ऑफिसेस चल रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था एक टाइम पे अगर आप देखें। और लेकिन इसके बाद ये अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पाए, कोविड में और ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से इन्हें बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ रही है। तो $4 बिलियन का एक डेट है जिसे इन्हें रीपे करना होगा बैंक्रप्सी फाइल करने के बाद। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो WeWork ने अपनी बैंक्रप्सी को यूज़ भी किया है रिडक्शन करने के लिए, ताकि ये नेगोशिएट कर पाएँ दूसरे अपने पार्टनर्स के साथ, या फिर आप कह सकते हैं जितने भी पार्टनर्स चाहे डायरेक्टली ना हो, बट इन्होंने लीज़ पे जो बिल्डिंग ली है या बिल्डिंग्स खरीदी हैं, जितने भी लीजेस हैं, सबको इन्होंने दोबारा से आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया सबके साथ। एंड उन्होंने कहा कि देखिए हम तो बैंकरप्ट होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ हमारे कॉस्ट को कम कर दीजिए, क्योंकि इससे या तो आपको कुछ भी ना मिले, इससे बेटर है कि आपको हम कुछ पे कर पाएँ। इट्स बेटर कि ऐसा हो। एंड उसके बाद जब हमारे ऑपरेशंस नॉर्मल हो जाएगी तो विल कम बैक टू नॉर्मल, जो भी हमारा एग्रीमेंट था। इन्होंने इस तरीके से निगोशिएट किए अपने फ्यूचर रेंट कॉस्ट को कम करने के लिए लैंडलॉर्ड्स के साथ, और इन्होंने $8 बिलियन की रेंट कॉस्ट में सेविंग भी की। तो इन्होंने 160 लीजेस की कैंसिल कर दी है करीब 450 लोकेशन में से ड्यूरिंग द बैंक्रप्सी। सोनी स्ट्रेसेस PS यूज़र एंगेजमेंट एज सेल्स डीप। जापान की कंपनी है सोनी, और इन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो इनका यूज़र एंगेजमेंट है, इनके गेमिंग प्लेटफॉर्म, सब लोग जानते होंगे जितने भी लोग हैं कि PlayStation 5 कितना फेमस है, लेकिन अगर आप सेल्स देखें इसकी तो ये डिप हो रही है, और यूज़र इंगेजमेंट से कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है। तो PS5 यूज़र स्पेंड कर रहे हैं अराउंड 25% ज़्यादा प्रीवियस 4 के कॉन्सोल लाइफ साइकिल से, क्योंकि यहाँ पे एड ऑन कंटेंट है, सर्विसेज हैं, सारी चीज़ें हैं। तो सोनी म्यूज़िक अभी टॉक में है कि वो एक्वायर करे क्वींस म्यूज़िक कैटलॉग, जो कि सबसे बड़ी डील हो सकती है, एंड इसे यूज़ कर पाए अपने PS5 के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।